नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने UKSSSC भर्ती परीक्षा और विधानसभा बैकडोर भर्ती जांच मामले में सरकार की तारीफ की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए एक्शन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने सही फैसला लिया है और अभी भर्ती प्रक्रियाओं की जांच सही दिशा में चल रही है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की भी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह मुख्यमंत्री के निवेदन पर जांच कमेटी का गठन किया, इससे उम्मीद है कि जांच पारदर्शी होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हटाकर राज्य लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं कराने का फैसला लिया है, वह काबिले तारीफ है, क्योंकि युवाओं में नकारात्मकता तभी खत्म होगी जब भर्तियों के ज्यादा अवसर मिलेंगे। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेश त्यागी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। हितेश, पूर्व मुख्यमंत्री जमकर तारीफ करते नजर आए, मुख्यमंत्री की भी, विधानसभा अध्यक्ष की भी, और जिस तरीके से काम हुआ है उसकी भी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से UKSSC में आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं, तो वही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस जांच को लेकर बेहद संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लगातार इसमें स्टेप को निर्देशित किया हुआ है कि अंतिम व्यक्ति, जब तक इसमें मुख्य आरोपी मूसा पकड़ा नहीं जाएगा तब तक इसमें कार्रवाई नहीं रुकेगी, क्योंकि मूसा पर सरकार ने 2 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। वही इस कांड का बड़ा आरोपी माना जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उनका दिल्ली दौरा था, उनके दौरे के भी कई मायने यहाँ पर लगाए जा रहे थे। हालांकि उत्तराखंड में जिस तरह से सियासत गरमाई है इस पूरे मामले को लेकर, तो कहीं ना कहीं जब मुलाकात उनकी प्रधानमंत्री से हुई है, JP नड्डा से हुई है, कई ऐसे बड़े लोग हैं जिनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात हुई है। हालांकि इस मुलाकात के बाद जब पत्रकारों से उनकी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्य कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, और जिस तरह से जांच का जो दायरा आगे बढ़ा है उससे भी कहीं ना कहीं प्रदेश की जो जनता है उसमें सकारात्मकता देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जांच गठित कर मामले की जांच को 1 महीने में खत्म करने की बात कही, कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष का यह भी कहीं ना कहीं काबिले तारीफ उन्होंने बताई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग तो यह भर्ती कराने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही, तो उसकी भी तारीफ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही है। हालांकि जो मुलाकात मोदी जी के साथ उनकी हुई है या और अन्य बड़े नेताओं के साथ हुई है, JP नड्डा के साथ जो मुलाकात हुई है, उसमें मुलाकात के जो मायने हैं वो कई तरीके से सियासी देखे जा रहे हैं। मुलाकातों के निकाले जाते रहे हैं, वो निकाले जाएंगे, लेकिन उन्होंने तारीफ की है, ये बड़ी बात है। ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबर पे अपडेट आपसे लेंगे। उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर करने पर उत्तराखंड कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगी। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने इन भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग से कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने जल्द ही भर्ती परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी अपना काम कर रही है और कल से कमेटी ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है और उस पर सभी के सुझाव मांगे हैं, आम जनता के सुझाव मांगे हैं, बहुत सारे हितधारकों के सुझाव मांगे हैं। ट्राइबल्स के क्षेत्रों में भी कमेटी जाएगी और वहाँ पर अलग अलग तरीके से उनसे सारे सुझाव लेगी। और ये जो हमारा समान नागरिक संहिता का कानून है उसको बनाने के लिए सबकी सहभागिता और सबको मिलाकर जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
तो हितेश त्यागी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, अब देखिए युवाओं की भी नजर होगी, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही एक कैलेंडर भी जो है वो जारी किया जाएगा। तो कैलेंडर पर हर किसी की निगाहें होती हैं और परीक्षाएं अगर भर्तियों को लेकर के आती हैं तो युवाओं के लिए गुड न्यूज। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यूके ट्रिपल एस में बड़ा धांधली इसमें देखी गई है, वीडियो और वीडियो की भर्ती काफी सालों से इसमें अटकी हुई है। कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम भी दिया, पास भी हो गए, हालांकि उनकी नियुक्ति नहीं हो गई, तो उसको लेकर भी सरकार ने मंथन किया है। उनकी भी नियुक्ति यहाँ पर होने की बात इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। और जिस तरीके से नए कैलेंडर जारी करने की बात कही है और लोक सेवा आयोग से 7,000 पदों पर जो भर्तियां इन्हें होने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी की थी, जिन्होंने एग्जाम दिए थे, जिनकी नियुक्ति हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो नकारात्मकता का भाव उनके अंदर देखा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अब सकारात्मकता की ओर भी बढ़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह का जो निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है, तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिए भी ये सकारात्मक साबित होगा। जी ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहें और रुक करते अगली खबर की ओर। देहरादून में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए आज देहरादून पुलिस लाइन में कम्युनिटी डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून के व्यापारी से लेकर छात्रों और आम लोगों द्वारा ट्रैफिक सुधारने को लेकर अपने अपने सुझाव दिए गए। डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा सभी नागरिकों को सुझावों को सुनकर उस पर अमल करने को लेकर जोर दिया गया। डीजीपी ने कहा कि देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने को लेकर व्यापारियों और आम लोगों के साथ मंथन किया गया, जिसमें कई सारे नए सुझाव भी मिले हैं, जिस पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से काम किया जाएगा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा जाएगा। वहीं डीजीपी ने कहा कि मोहल्ला ट्रैफिक कमेटी को बनाने को लेकर जोर दिया जा रहा है और शहर भर में ट्रैफिक वॉलंटियर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा। साथ ही शहर के किसी भी स्कूल के बाहर कोई भी स्कूल वैन नहीं खड़ी होगी। अगर किसी स्कूल के सामने स्कूल वैन खड़ी पाई जाती है तो वैन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमने एक कम्युनिटी डायलॉग जो पहले से हमारा शुरू है, उसी कड़ी में आज हमने पूरा देहरादून शहरवासियों के साथ देहरादून ट्रैफिक को कैसे सुधारा जाए उसके संबंध में कम्युनिटी डायलॉग किया है। और बड़ी संख्या में लोग आए और बहुत भारी संख्या में लोगों ने सुझाव भी दिए, आइडियाज़ भी दिए और जो हमारे स्कीम्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके ऊपर भी रिएक्ट किया। काफ़ी सारे नए पॉइंट्स भी आए हैं, तो इन सब को लेकर के मुझे विश्वास है कि हमारी ट्रैफिक पुलिस और आगे बढ़ेगी। देखिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो सब इंजीनियरिंग बेस्ड ही होते हैं, किंतु शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म सॉल्यूशन में पुलिस का बड़ा रोल हो सकता है। तो हमने उनको कहा है, एक तो मोहल्ला वाइज ट्रैफिक कमेटी बनाएं और दूसरा जो हमारे ट्रैफिक वॉलंटियर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाएं। पहले जो जूनियर ट्रैफिक फोर्स थी उनमें से भी पिक करें, एनसीसी एनएसएस से भी लोगों को लें। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में भू माफिया के द्वारा उत्तराखंड में लगातार जमीनों पर किए जा रहे अवैध कब्जों के खिलाफ धामी सरकार से कार्रवाई की मांग की। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उत्तराखंड में फिलहाल कोई ठोस भू कानून नहीं है, जिसके चलते पिछले कई सालों से प्रदेश के बाहर से आने वाले भूमाफिया सरकारी और कृषि भूमि पर प्रशासन की साठगांठ के कारण कब्जा कर रहे हैं और प्रदेश सरकार को चूना लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में उत्तराखंड के रामनगर में भी इसी प्रकार का एक मामला सामने आया था, जहां गाजियाबाद निवासी भूमाफिया गौरव सती ने 5 एकड़ से ज्यादा भूमि कुंदन लाल नाम के एक व्यक्ति से खेती करने के लिए खरीदी थी, लेकिन बाद में उसमें बिना अनुमति के अवैध तरीके से कमर्शियल प्लॉटिंग कर दी। जब स्थानीय लोगों ने इस संबंध में शिकायत की, तब जाकर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भूमि की बिक्री पर रोक लगा दी, लेकिन अभी तक गौरव सती के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि जल्द सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। तहसील विकासनगर क्षेत्र में ग्राम समाज और राज्य सरकार की भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने का अभियान लगातार जारी है। भूमि कब्जा मुक्त कराने का अभियान तहसील प्रशासन द्वारा इन दिनों जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में आज नगर एसडीएम विनोद कुमार ने जानकारी दी कि आज कार्रवाई के दौरान ग्राम लक्ष्मीपुर में पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। सरकारी नाले को जेसीबी द्वारा काटकर समतल किया जा रहा था।
जहां तहसील प्रशासन द्वारा कार्य को रुकवाया गया और जेसीबी को जब्त कर सहसपुर थाने भिजवा दिया गया। खबर हरिद्वार से है, जहां जिला पंचायत सदस्य पद के हुए 585 नामांकन में से पहले दिन 100 से अधिक नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें से एक भी नामांकन निरस्त नहीं किया गया। अभी तक सभी नामांकन ठीक पाए गए हैं। 3 दिन नामांकन प्रक्रिया चलने के बाद 585 प्रत्याशियों में 44 पदों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होनी है और 12 सितंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे और 13 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़ गए हरिद्वार से। संजय, अब देखिए, अभी तो जांच चल रही है नामांकन पत्रों की, 1-2 दिन का और वक्त है, क्या जानकारी वहां से? देखिए अभिषेक, हरिद्वार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर तमाम प्रत्याशी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन भी पूरा मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और यही वजह है कि अब जिस तरह से 3 दिन लगातार सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, तो अब उसकी जांच भी शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन 100 से ज्यादा नामांकन पत्रों की जांच हुई है, जिसमें सभी नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। हालांकि 11 तारीख को जांच समाप्त हो जाएगी, उसके बाद सभी को निशान मिल जाएगा। तो कहा जा सकता है कि हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी पूरी तरह तैयार है और हरिद्वार जिला प्रशासन भी तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहा है कि जिस तरह से करीब 17 महीनों के बाद पंचायत चुनाव होना है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, चुनाव सकुशल संपन्न हो, इसको लेकर तमाम गाइडलाइन भी जारी की है। हालांकि नगर क्षेत्र छोड़कर सभी हरिद्वार के जो पंचायत क्षेत्र है, सभी में धारा 144 लागू और उसका पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। अभिषेक, बिल्कुल। और संजय, अगर राजनीतिक लिहाज से भी देखें तो स्थिति क्या बनती हुई दिख रही है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो तो जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। देखिए, कांग्रेस की बात की जाए या बसपा की बात की जाए या फिर भाजपा की बात की जाए, सभी पार्टी के जो बड़े नेता है इन दिनों लगातार ही हरिद्वार के देहात क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और सभी जो पार्टी के नेता है अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से अगर पंचायत सीटों की बात की जाए तो करीब 44 पंचायत सीटों पर चुनाव होना है, तो इसी को लेकर अब भाजपा के जो बड़े नेता हैं, जो कद्दावर नेता है, वो भी लगातार अपने अपने प्रत्याशी को जीत का मूल मंत्र दे रहे हैं। और जिस तरह बीते दिनों भी लगातार कई घंटों की बैठक हुई है, तो उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि प्रशासन भी पूरा मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। अभिषेक, ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबर पे अपडेट आपसे लेंगे। हरिद्वार में चल रहे पंचायत चुनाव को बीजेपी गंभीरता से ले रही है। गौरतलब है कि पूर्व में बीजेपी ने कभी भी पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन इस बार बीजेपी के सभी बड़े नेता पंचायत चुनाव के लिए हरिद्वार में जुटे हुए हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई बड़े नेताओं ने हरिद्वार में बैठक की और चुनाव मैदान में उतरे। सभी प्रत्याशियों को जीत का मूल मंत्र दिया। इस दौरान जिले में विधानसभा क्षेत्र को जिन क्षेत्रों में हार मिली है उन सभी प्रत्याशियों को भी बुलाया गया था। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि हरिद्वार में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और अपना अध्यक्ष भी बनाएंगे। दूसरी ओर सांसद निशंक ने कहा कि जब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, इसीलिए पंचायत चुनाव में भी जनता भाजपा को ही चुनेगी। देखिए, अभी हमने प्रत्याशी घोषित किए थे उन सबसे हमारी वार्ता हुई है। चुनाव प्रबंधन के दृष्टिकोण से क्या क्या करना चाहिए उस पर चर्चा हुई है। अभी हमारी 2 बैठकें भी और हैं। शाम को 6 बजे हमारी बैठक होगी और कल परसों लगभग जब तक ये नाम का वापसी का विषय है तब तक लगातार हमारे सब कार्यकर्ता, जो हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो हो सकता है कि किस कारण पर नामांकन कर रहे हो, उनको उनसे बातचीत करने के कैसे उनको हम पार्टी के पक्ष में बिठा सकें, इस संबंध में रणनीति। इसके अलावा भी कोई दूसरा विषय नहीं है। और जिस प्रकार का माहौल है, मैं कह सकता हूँ 2/3 बहुमत से हमारे जिला परिषद जीतेंगे और हमारा अध्यक्ष बनेंगे। वो सभी लोग आज यहाँ पर हैं
हमको भरोसा है जब दिल्ली में हमारी सरकार है, उत्तराखंड में हमारी सरकार है, तो हरिद्वार के जो जिला पंचायत पर पहली बार ऐसे सशक्त सरकार हम बनाएंगे कि लोगों को इस पर गर्व होगा। हम हर एक सीट को जीतेंगे। पूरा हरिद्वार का माहौल बदला हुआ है। हर व्यक्ति को लगता है कि क्यों जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो क्यों नहीं हम इस जिले में बीजेपी की सरकार। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मोर्चा समिति के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। समिति के प्रदेश सचिव तेज सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त करने और जांच की मांग की। साथ ही यह भी मांग की है कि जो भी मंत्री और अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, उन सभी के ऊपर जांच बिठाई जाए और सभी को बर्खास्त किया जाए। इस उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है 2000 से, तब से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रत्येक विभाग में हो रहा है, प्रत्येक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ है और व्यापक स्तर पर हुआ है। आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में एक व्यापक कांड चला था भ्रष्टाचार का। ये कांड उससे भी बड़ा है। अगर इसकी सीबीआई जांच, ईडी से जांच कराई जाए तो ये कांड उससे भी बहुत बड़ा है। इसलिए मेरा प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन है कि आप दूसरे के घरों में खोज खबर कर रहे हो, आप दूसरे घरों में ताका झांकी कर रहे हो। पहले यहाँ तो देखिए जहाँ पर भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच हो रहा है। हमारी मांग यही है कि जिस तरह से उत्तराखंड राज्य हमने मांगा था और मातृशक्ति ने, हमारे युवाओं ने और हमारे भाइयों ने राज्य का गठन किया था, इसलिए किया था कि ये छोटा राज्य होगा, इसमें रोजगार होगा, स्वास्थ्य सुविधा होगी, शिक्षा होगा। लेकिन आज उसके विपरीत ये राज्य बिल्कुल भ्रष्टाचार का राज्य बन गया है। जितने भी यहाँ पर मंत्री हैं, उनके अपने लोग सब बैकडोर से नौकरियाँ दे रहे हैं। और मेरा आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जिस तरह से मंत्री जी आप साफ सुथरी छवि के कहलाए जाते हैं, आप अपने मंत्रियों की जांच करें। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। संजय, देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के बातें बहुत सारी होती रही हैं, लेकिन अब आरोप मंत्रियों तक पे लगाए जा रहे हैं, नेताओं पे लगाए जा रहे हैं। क्या स्थिति बनती जा रही है और साथ ही मांगे एग्जैक्टली हैं क्या? किन किन पे ऐसे क्या इनके पास सबूत हैं ताकि ये इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? देखिए अभिषेक, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही सरकार जो भी रही हो, लगातार ही आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो देखने को मिलता है। कांग्रेस की सरकार में भी हमने देखा है कि लगातार जो आरोप है सरकार पर लगे हैं, स्टिंग ऑपरेशन भी हुए हैं। तो उसके बाद अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यूके SSS की बात की जाए या फिर विधानसभा में भर्ती घोटाले की बात की जाए, तो लगातार ही जो मंत्री के करीबी रिश्तेदार है उनको नौकरी मिली है। और यही वजह है कि अब लगातार राज्य आंदोलनकारी सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से तमाम वायदे किए गए थे कि उत्तराखंड पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त होगा और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन उसके विपरीत ही लगातार देखने को मिल रहा है। सरकारों में लगातार एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्य कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ लगातार कार्यवाही की जाएगी। और यही वजह है कि STF की कार्रवाई से एक के बाद एक देखना होगा कि इनकी मांगों पर क्या एक्शन और कितना एक्शन लिया जाता है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर पे भी आपसे अपडेट की जरूरत होगी। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी में भटवाड़ी के पास नेशनल हाईवे बंद। भारी बारिश के कारण पहाड़ों से बोल्डर आए। हेल्को कार्ड के पास राजमार्ग पर बोल्डर गिरा है और आपको बता दें कि सड़कों पर मलबा आने की वजह से राजमार्ग जो है वो बंद हो गए। गंगोत्री धाम के तीर्थ यात्रियों को परेशानी हुई है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मलबा आने की वजह से राजमार्ग जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। गंगोत्री धाम के तीर्थ यात्रियों को यहां पर परेशानी हो रही है। तो ये उत्तरकाशी से तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि सड़क पर मलबा आ गया।
तो संजय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या जानकारी, मलबा की वजह से लोगों को अब मुश्किलें हो रही हैं? देखिए अभिषेक, उत्तराखंड में इन दिनों आफत की बारिश हो रही है। लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की वजह से लगातार भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही है और ताजा मामला उत्तरकाशी का है, जहां सड़क मार्ग पर मलबा आ जाने से जो रास्ता है पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते जो यात्री है वो भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन लगातार यहां पर पहुंचा है और रास्ता खोलने का प्रयास कर रहा है। बीते दिनों भी जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था और कहा था कि आप उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में सफर ना करें, क्योंकि हमने देखा है कि बारिश के चलते लोगों को भारी परेशानी होती है, रास्ते भी बंद हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस रास्ते के संजय हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके की परेशानी लोगों को हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खुलने वाली है। चमोली के निजमुला घाटी के पाना ईरानी गांव में एक महिला पूरी रात प्रसव पीड़ा से कराहती रही। क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा सुविधा न होने पर महिला रात भर प्रसव पीड़ा से परेशान रही। अगली सुबह ग्रामीण महिला को कंधे पर कुर्सी के सहारे अस्पताल लेकर गए। तभी महिला ने गांव से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर कुल गदेरे में शिशु को जन्म दिया। फिलहाल जच्चा और बच्चा स्वस्थ बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके की स्थिति है। और चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। और आपको बता दें कि मौसम का हाल आपको बताते हैं। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा है, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों की धड़कन बढ़ने लगी है। गंगा का जल स्तर 291.20 मीटर पर बना हुआ है, जबकि गंगा का वार्निंग लेवल 293 मीटर है। वहीं खतरे का निशान 294 मीटर बताया जाता है, जिसके बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को 24 घंटे मुस्तैद रहने की हिदायत दी है। वहीं तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि बरसात में नदियों के उफान पर आने से क्षेत्र के लोगों को हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता है। प्रशासन ने क्षेत्र में बनाई गई बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को 24 घंटे चौकियों पर रहने की हिदायत दी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी मध्य रात्रि से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर देर रात से हो रही बारिश से हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र और आसपास जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि बारिश के कारण सिडकुल क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।